दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट पर मैं पहले ही वीडियो डाल देता क्योंकि मैंने 30 मिनट की वीडियो बना रखी थी। पर रिसेंटली मैंने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में ये साहब जो बोल रहे होते हैं, इनकी इस ही बात में इस वॉर की पीस छुपी है। ये बात क्या है, इसको समझने के लिए आपको इस कॉन्फ्लिक्ट में जो लोग इन्वॉल्व है ना, उनके रियल इंटेंशन को समझना होगा। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में इवेंट्स और टाइमलाइन को डिटेल में एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ब्रिटिश मैंडेट, पील कमीशन, यूएन पार्टीशन, या फिर इजराइल जो 3 वॉर जीता, या फिर हमास को कैसे इजराइल ने सपोर्ट किया, इन सारी चीजों की डिटेल आप इनकी वीडियो से देखकर जान सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले इन 2 ग्रुप्स के इंटेंशंस के बारे में समझेंगे। पहला है ज़ायनिज्म, यानी आइडिया ऑफ जूइश नेशन। आप जूइश लोगों की हिस्ट्री देखोगे, आप ये चीज समझोगे कि इनको हर कंट्री और एम्पायर से निकाला गया है। उसके कई रीजन हैं। एक है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, दूसरा रीजन है कि इनको जीसस का गुनहगार माना जाता था, इसी वजह से कई जूस को मारा गया था। या फिर नाजी जर्मनी में यूजेनिक्स की थ्योरी आई। इसके अलावा कई सारी और डिबेटेबल चीजें हैं। पर पता है, ये एक अनडिनाएबल फैक्ट है कि अगर आपको हर जगह से सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो शायद आप में ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और जूस में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जूइश लोग किसी भी रिलीजन की तरह बहुत सीरियस होते हैं अपने रिलीजन को लेकर, पर जूइश लोग बाकी रिलीजन्स की तरह कन्वर्जन नहीं करते। वो लोगों को अपने धर्म में बुलाते नहीं है कि आओ हमसे जुड़ो, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में एक आइडिया है जूइश सोल का। वो ये मानते हैं कि जब एक बच्चा जूइश माँ बाप के पैदा होता है तब ही वो जूइश बन पाता है। इस ही वजह से जूइश लोग जितने भी देशों में रहे, स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी के बाद से, वो माइनॉरिटी ग्रुप की तरह रहे। और पहले के समय से लेकर आज तक आप ये हर एम्पायर या देश में देखोगे कि अगर किसी रूलर या अथॉरिटी से उसका देश नहीं संभलता और लोग सफर कर रहे होते हैं, तो वो रूलर या अथॉरिटी प्रॉब्लम का ब्लेम डालने के लिए या फिर उस जगह के मेजॉरिटी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अथॉरिटी माइनॉरिटी को टारगेट करती है। इसलिए ये सबसे बड़ी वजह है कि जूइश लोग हर देश में टारगेट हुए हैं। इसका एग्जाम्पल आप जर्मनी में देख सकते हैं कि वॉर की वजह से जब जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो उसका सारा ब्लेम जूस पर डाला जा रहा था, जबकि कुछ जूइश लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और कुछ तो इकोनॉमी से भी इतना ज्यादा नहीं जुड़े थे। ऐसे ही ज़ोरोएस्ट्रियंस, जिनको आप पारसीस के नाम से जानते होंगे, वो भी कन्वर्जन नहीं करते जूइश लोगों की तरह, इसलिए वो भी ईरान में टारगेट हुए। ये चीज आप इंडिया में भी देख सकते हैं कि किसी भी करंट गवर्नमेंट के सपोर्टर को आप उनकी पार्टी के झूठे वादों और इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड सवाल पूछ लो, वो डिस्कशन 2 मिनट में हिंदू वर्सेस मुस्लिम में बदल जाएगा। इसलिए जूइश लोगों ने हॉलोकास्ट के बाद से ये चीज अपने अंदर बिठा ली कि अपना देश, अपनी जगह होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां हमें कोई छू ना सके, जहां हमको कोई ना निकाल सके। और फिर जब ये लोग 48, 67 और 71 की वॉर्स जीते तो ये लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए कि हम एग्जिस्ट करेंगे, हम एग्जिस्ट करते रहेंगे, चाहे जिसका भी हक मरता रहे। इसलिए वो बोलते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए हम रेडी हैं, पर हमारी सिक्योरिटी टर्म्स पर। The Palestinians should have all the powers to govern themselves and none of the powers to threaten Israel, which basically means that the responsibility for overall security remains with Israel. दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन लीडरशिप का सीधा सीधा इंटेंशन ये है इजराइल को खत्म करना, जूइश लोगों को खत्म नहीं करना, क्योंकि जूइश लोग पैलेस्टाइन में रह सकते हैं अगर वो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं। अब देखो, गाजा में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका लाइवलीहुड बहुत ज्यादा खराब है। उससे लगेगा कि पैलेस्टीनियंस को अपने देश की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसी यूजलेस लड़ाई करना जिसको वो कई सालों से जीत नहीं पा रहे, इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर फिर आप वेस्ट बैंक या फिर इजराइल में रहने वाले मुस्लिम अरब्स की जिंदगी को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट के लिए कभी परेशान नहीं होते। वर्ल्ड बैंक का डेटा बताता है कि 2022 के एंड तक गाजा में अनएम्प्लॉयमेंट 45.3% थी, वेस्ट बैंक में अनएम्प्लॉयमेंट 13.1% थी। इसी के साथ वेस्ट बैंक का एक और डेटा ये चीज बताता है कि गाजा में गरीबी बढ़ी है, वेस्ट बैंक में गरीबी कम हुई है। इसके अलावा इजराइल की टेरिटरी में 18% अरब मुस्लिम रहते हैं। अब इजरायलियों की सैलरी को अरब मुस्लिम्स की सैलरी से कंपेयर करें, जूइश इजरायली $4600 के आसपास कमाते हैं, वहीं अरब मुस्लिम इजरायली $3000 के आसपास कमाते हैं। अब इन्हीं को आप गाजा से कंपेयर करोगे तो गाजा में मीडियन मंथली सैलरी है $369। मतलब इजरायली मुस्लिम गाजा से 10 गुना ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि वहां कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है।
इसका रीजन कई लोग बोलते हैं कि आईडीएफ के ब्लॉकेड्स की वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बाकी सप्लाईज गाजा में नहीं आ पाती। इसी वजह से गाजा में कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाती, कुछ सही से बन ही नहीं पाता, चाहे वो वाटर क्लीनिंग प्लांट्स हो या फिर फैक्ट्रीज हो। पर दूसरी तरफ हमास के लीडर ये भी बताते हैं कि गाजा में 500 किलोमीटर के टनल का नेटवर्क है, यानी 1.5 गुना ज्यादा बड़ा नेटवर्क है लंदन ट्यूब या दिल्ली मेट्रो से। अब अगर ब्लॉकेड है तो भाई ये टनल्स बनाने के लिए सप्लाईज कहां से आती हैं? अभी एक इंटरव्यूअर है जो अनस्क्रिप्टेड वीडियोस बनाता है, आप इनके चैनल को जाके देख सकते हैं। ये एक इजराइल में रहने वाले अरब मुस्लिम से पूछते हैं, But who do you want to control you more? Or to govern you? govern you. Govern you. مين بتفضلي يكون مسؤول عن الحكومة أكثر؟ بكل الأحوال إحنا بدنا حكومة ديمقراطية. In all situations and cases, we want a democratic government. If it's in Israel or in Palestine. We need democracy. אוקיי, אבל מי המנהיג שלך? מי ה... אני בישראל דווקא. אוקיי. אני מסכים איתם. לא, למה? השאלה למה? למה? כי הכל, הטכנולוגיה יותר מתקדמת והמדינה נותנת לך את הכל, כאילו אם אתה זקן, יש לך את הביטוח והכל שם. הבנת? שיש שולט, כי הם צריכים इसी के साथ मुस्लिम्स को इजराइल में अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरी तरह से राइट है। आप देखोगे ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में तो नियरली 3000 मॉस्क हैं, प्लस इजराइल के इतने छोटे से एरिया में 400 मॉस्क हैं। इसके अलावा टेल अवीव यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्टूडेंट्स के कहने पर कैंपस ने प्रेयर रूम्स बना दिए। ये चीज आप इंडिया जैसी सेकुलर कंट्री में भी नहीं देखोगे, स्पेसिफिकली ये चीज आप किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्री में नहीं देखोगे, किसी और रिलीजन के लिए इतनी ज्यादा टॉलरेंस। Muslim ruler expands place of house of worship of non-Muslim, there is full right to destroy that part which is expanded. अब आप देखोगे हिस्टोरिकली कितने ऐसे रूलर आए और गए। इंडिया का ज्यादातर हिस्सा कभी दिल्ली मैमलिक्स का था, फिर मुगल आए, कभी ये जगह पूरी तरह से मराठा एम्पायर की थी, फिर ब्रिटिशर्स आए। पर इनमें रहने वाले लोग हमेशा से एक ही चीज चाहते थे, अपने कल्चर से जुड़े रहना और उनकी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड पूरी होती रहे, यानी उनके एरिया में पीस बनी रहे। तो मतलब पैलेस्टीनियन लीडरशिप 3 बार हारने के बाद भी फिर भी छोटे मोटे अटैक्स करती रही, तो इनकी भी तो ये जिद ही लगती है ना। और कई लोगों को लगेगा जिद है तो सही है भाई, फ्रीडम फाइटिंग की जिद है, पर ये चीज ऊपर ऊपर से है, क्योंकि ये जो काम करते हैं ना, इसका एक पूरा जेनेरिक डिजाइन है जिससे सिर्फ कुछ लोगों का फायदा होता है। पहले ये लोग लड़ रहे होते हैं, फिर दूसरी कंट्रीज और यूएन बीच में आकर पीस एग्रीमेंट कराती है, फिर इजराइल बॉर्डर्स खोल देती है, फिर हमास के लोग इजराइल की कोई गलती ढूंढकर उसको सीज फायर वॉयलेशन मानते हैं या फिर खुद ही सीज फायर वॉयलेशन कर देते हैं, और फिर इजराइल उसके बदले में मुंह तोड़ जवाब देता है और बॉर्डर ब्लॉकेड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, और उसकी वजह से फिर गाजा के लोग परेशान होते हैं। फिर उसके बाद इजराइल पर प्रेशर बनता है, वेस्ट पर प्रेशर बनता है, तो फिर बॉर्डर्स खोलने पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद एड आते हैं और ढेर सारी फंडिंग दी जाती है गाजा की अथॉरिटीज को, जिससे कि वेस्ट का दुनिया में नाम बदनाम ना हो। वो फंडिंग सही से चैनलाइज नहीं होती, इसी वजह से गाजा के लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं, और पिछली वॉर का उनमें गुस्सा होता ही है, इसीलिए वो लड़ाई के लिए एवर रेडी रहते हैं। फिर जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के लोग चाहते हैं, जिनको फंडिंग मिल रही होती है, तो ये वो साइकिल दोबारा रिपीट करवाते हैं। 2008, 2012, 2014 और 2021 प्लस 2023, इन सब का डिजाइन कुछ ऐसा ही रहा है। पर इस 2023 वाले कॉन्फ्लिक्ट में हमास को कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए था इजराइल की तरफ से, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट का एक स्पेशल बेनिफिट था, और वो बेनिफिट ये था कि अभी रिसेंटली अब्राहम अकॉर्ड्स अपडेट होने वाले थे। उससे होता ये कि ये सारी कंट्रीज के साथ साथ सऊदी अरेबिया के भी रिलेशन इजराइल से अच्छे हो जाते हैं, और इस पीस डील में शामिल होने के लिए सऊदी अरेबिया को बदले में अपने न्यूक्लियर प्लान में असिस्टेंस मिलती। अब ये सारी जीसीसी कंट्रीज कैपिटलिस्ट मार्केट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और साथ ही उनके पास न्यूक्लियर एनर्जी भी आ जाएगी। तो इससे सबसे ज्यादा जलेगी ईरान की, क्योंकि ईरान कई टाइम से अपने आप को इकोनॉमिकली अपाहिज करके बहुत टाइम से न्यूक्लियर प्लान में इन्वेस्ट कर रहा है। साथ ही यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने उस पर सैंक्शंस भी कई सारे लगा रखे हैं। ऐसा क्यों है, इसकी एक इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूं तो ईरान के ऐसे कामों की वजह से। और इसी के साथ मिडल ईस्ट की डोमिनेंस के लिए सऊदी और ईरानियंस की बहुत टाइम से राइवलरी रही है। दोनों फैक्शंस ने
इराक में, सीरिया में, यमन में शिया और सुन्नी मिलिशियास को सपोर्ट किया। 2016 से ईरान और सऊदीज के टाइज बिल्कुल खत्म थे। ईरान जिन यमनी शियाइट हुतीज मिलिशिया को सपोर्ट करता है, उन्होंने 2020 में सऊदी के जिजान एरिया में एक ऑयल फैसिलिटी है, उधर ड्रोन स्ट्राइक कर दिया और पूरी ऑयल फैसिलिटी तबाह हो गई। और भी कई ऐसे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं ईरान और जीसीसी के बीच। स्टिल कई लोग हमास के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ के अगेंस्ट बोलेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ लोग तो हमास को फ्रीडम फाइटर की तरह देखते हैं, बट कई लोग ये मानते हैं कि हमास की इतनी ज्यादा कुछ गलती नहीं है, वो तो प्रेशर कुकर था जो फट गया। We, as a professional, And I do agree with that. I understand pressure cookers explode. You're pretending they shouldn't. You're saying that they should never explode. Nothing bad should ever happen. रशिया टुडे चैनल पर हमास के एक लीडर से ये चीज पूछी इंटरव्यू में, आपने गाजा में 500 किलोमीटर के टनल्स बना रखे हैं, पर आपने एक भी बॉम्ब शेल्टर नहीं बनाया। अगर शेल्टर्स होते तो उनसे बच्चों को तो बचाया जा सकता था ना, क्योंकि आपको पता है इजराइल हमेशा से आप पर ऑफेंसिव रहा है। لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلين من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم. واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم. मतलब गाजा से टैक्स कलेक्ट करो आप, और उनका ख्याल कौन रखे? यूएन। बहुत सही है। और जो लोग बोलते हैं कि हमास के लोग ह्यूमन शील्ड यूज नहीं करते, तो मुझे एक बार यार कमेंट में बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं कि ये सब क्यों एग्जिस्ट करता है। जैसे दीवारों से आप ये चीज देख सकते हैं कि ये एक बच्चों की डे केयर फैसिलिटी है, जिसकी दीवार में रॉकेट लॉन्च पैड इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा आप इसकी भी अनएडिटेड वीडियो देखोगे कि मस्जिद में हमास ने एक लैब बना रखी है जिसमें वो ये सब चीजें बनाते हैं। और ऊपर से कई लेफ्टिस्ट और स्पेसिफिकली मुस्लिम्स ऐसे मिलेंगे आपको जो हमास के द्वारा अगवा किए गए लोगों के पोस्टर फाड़ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। या फिर ये दागिस्तान का सीन है जहां कई सारे मुस्लिम लड़के एयरपोर्ट में घुस गए, वहां वो सबके पासपोर्ट चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जूस निकले तो उनको मारेंगे। क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है वो लोग ये चीजें नहीं देख पा रहे, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। अब इससे सवाल आता है कि ये लोग कर्डिश लोगों के बारे में इमोशनल क्यों नहीं होते? पैलेस्टीनियंस की तरह ही एक और एथनिक ग्रुप था, कर्डिश। जब ऑटोमन एम्पायर टूटा तब ट्रीटी ऑफ सेवर्स में वादा हुआ कि इतना एरिया कर्डिस्तान बनेगा। बाद में ये ट्रीटी टर्की के इंटरेस्ट के लिए बदल गई और कर्डिश लोग 4 देशों में बंट गए। कर्डिश लोगों ने अपना देश पाने के लिए टर्की, सीरिया, इराक, ईरान सबसे लड़ाई लड़ी, जिसमें टर्किश फोर्सेस 1984 से अभी तक 30,000 कर्डिश लोगों को मार चुकी है, 4,000 कर्डिश गांव को उजाड़ चुकी है। और ह्यूमन राइट्स वॉच का एक डेटा बताता है कि इराकी फोर्सेस ने मिनिमम 1 लाख कर्डिश लोगों को मार दिया और 2 मिलियन कर्डिश लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कुछ पैलेस्टीनियन जैसी ही सिमिलर सिचुएशन कर्डिश लोगों ने सीरिया और इराक में फेस की। जैसे इजराइल ने पैलेस्टीनियंस को पावर दी, वैसे ही ये देश भी कर्डिश लोगों को पावर देते रहे, पर इनको अपना देश नहीं बनाने दिया। कर्डिश लोग बेडुइन, फिलिस्तीनी या फिर इजराइलियों से भी पहले से इस एरिया में रह रहे हैं। इनकी रूट्स मेसोपोटामिया से जुड़ी हैं, इसलिए इस एरिया में ना इनका सबसे पहला हक है। पर कोई भी फ्री कर्डिस्तान के बारे में बात नहीं करता, और करेगा भी क्यों, है ना? क्योंकि पैलेस्टाइन्स की आग में घी डालने के लिए जैसे ईरान एग्जिस्ट करता है, वैसे कर्डिस्तान की आग में घी डालने के लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए वो हमेशा ही नेशनलेस रहेंगे। स्टिल कुछ लोग बोलेंगे कि यार कर्डिश लोगों की बात तो पुरानी हो चुकी है, थोड़ी बहुत पावर इनके पास भी है, इनके पास वैसी ही पावर है जैसे पैलेस्टीनियंस के पास पावर है। इसलिए छोड़ो एक बार को, कर्डिश लोगों को छोड़ो, अभी की बात करते हैं। जितने भी अफगानी 1979 से 1989 के बीच में पाकिस्तान आए और जो तालिबान के इन्वेजन के बाद 2021 में पाकिस्तान में आए, उन सबको पाकिस्तान ने एक लास्ट डेट दे दी पाकिस्तान छोड़ने की, 1 नवंबर। और फिर वीक पहले से ही
जिन लोगों के पास पेपर नहीं थे उनके पाकिस्तानियों ने घर भी गिराने शुरू कर दिए। 1.4 मिलियन अफगानियों को वापस तालिबान के अंडर भेजा जा रहा है और उनमें से कई लोग ये चीज बोल रहे हैं, खाली करो तो हम सर अभी किधर जाए, वहाँ पे सर्दी है, बर्फ हो रहा है, बिल्कुल जाने का इम्कान ही नहीं है, ना हमारा उधर जमीन है। I can restart my business there, but I'm worried about my girls' education. My daughters are in the 5th and 6th grade here, but in Afghanistan, the Taliban government doesn't allow girls to study above 6th grade. इनके लिए भी कोई भी मुस्लिम या फिर SJW लेफ्टिस्ट स्ट्रीट्स पर या फिर कमेंट सेक्शन में लड़ता नहीं दिखेगा आपको। तो अब सवाल आता है कि ये लेफ्टिस्ट और सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा वाले इतनी सेलेक्टिव लो रेजोल्यूशन अटेंशन क्यों देते हैं अपने ही लोगों को। पहले अगर बात करें रेडिकल लेफ्टिस्ट और इन क्वेर लोगों की, जो कि अगर गाजा में होते तो इनको बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया होता, ये ऐसे क्यों होते हैं इसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में काफी डिटेल में बताया है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं इनको। अब बात आती है मुस्लिम्स की, तो वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि गाजा में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और गाजा के लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि ये लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को यूजलेस फाइट्स करने से रोक नहीं पा रहे, और उसका मेन रीजन है अल अक्सा मॉस्क। जेरेड कुशनर, जिन्होंने मिडिल ईस्ट के अलग अलग लीडर्स के साथ काम किया है और इस कॉन्फ्लिक्ट को वो बहुत ज्यादा डीपली समझते हैं, वो लेक्स के पॉडकास्ट में ये चीज बोलते हैं। वो एक बार ओमान के सुल्तान कबूस से मिलने गए, तब सुल्तान ने उनसे ये चीज बोली। He basically says to me, I feel badly for the Palestinian people that they carry with them the burden of the Muslim world. And that line just like stuck with me. And ये बात बहुत ज्यादा सच है। पैलेस्टीनियंस की कई सारी मेजर चीजें ऐसी हैं जो मॉस्क से जुड़ी हैं, जैसे आप हमास का लोगो देख लो, या फिर एक अल अक्सा ब्रिगेड भी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड इंतफादा का नाम अल अक्सा पर ही रखा गया था, और अभी जो रिसेंटली अटैक हुआ उसका नाम अल अक्सा फ्लड था, क्योंकि मुस्लिम मानते हैं कि ये उनकी जगह है और इस जगह पर कब्जा बनाए रखने के लिए वो अथॉरिटी के लिए लड़ते रहेंगे, मैटायर होते रहेंगे। क्योंकि पैलेस्टीनियंस और आसपास के मुस्लिम अरब्स एक आइडियोलॉजी में मानते हैं, जूइश लोग अल अक्सा मॉस्क और डोम ऑफ द रॉक तोड़कर अपना थर्ड टेंपल बनाएंगे, इसलिए कई सारे लोग काफी ज्यादा इनसिक्योर हैं। पर अभी की आप करंट सिचुएशन देखो तो अभी जेरूशलम इजराइल के अंडर है, साथ ही इजराइल में कंजर्वेटिव राइट विंग गवर्नमेंट भी है, तब भी अल अक्सा मॉस्क के बाहर इजरायली पुलिसमैन खड़े होते हैं जो सिर्फ मुस्लिम्स को एंटर करने देते हैं मॉस्क में। Yes? You are Muslim? No. Only for Muslim, but I know. आप देखोगे मॉस्क की ये 5 एंट्रेंसेस हैं, और जूज और क्रिश्चियंस सिर्फ एक ही एंट्रेंस से टूरिस्ट की तरह अंदर जा सकते हैं। जूज और क्रिश्चियन इवन प्रेयर बुक भी अंदर नहीं ले जा सकते, उनकी चेकिंग होती है। आप इस वीडियो को देखो, ये लग तो नॉर्मल सी वीडियो रही है, बट ये काफी ज्यादा रिवीलिंग वीडियो है। इसमें ये पुलिसमैन कुछ जूइश लोगों को एस्कॉर्ट कर रहा है। वो इन जूइश लोगों पर निगरानी रख रहा है कि कोई भी जूइश यहां पर बैठ के प्रेयर ना करे। इसलिए आप इस तरफ इस बंदे को देखोगे तो ये उल्टा चलता चलता मोबाइल से पढ़कर प्रेयर कर रहा है। इसके अलावा अगर कभी ऑर्थोडॉक्स जूज अपने फेस्टिवल के टाइम डोम ऑफ द रॉक में चले जाते हैं तो लेफ्ट विंग और कई सारे मुस्लिम फंडेड न्यूज चैनल्स ये चीज लिखते हैं, स्टॉर्म्ड। असल में जूइश लोगों का इस अल अक्सा मॉस्क से कुछ लेना देना है ही नहीं। उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये डोम ऑफ द रॉक, वहां भी उनको जाने नहीं दिया जाता। डोम के नीचे जो रॉक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होली साइट है जूस के लिए, जैसे मुस्लिम्स के लिए मैका है। स्टिल कई सारे मुस्लिम्स इस इनजस्टिस को इनजस्टिस नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिस्टोरिकली शुरुआत से ही ये सारी जगह उनकी है। इस मॉस्क को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं, इसीलिए इस मॉस्क के ना ओनरशिप क्लेम को एक बार समझते हैं, और इसकी जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उससे मैं किसी को जेन्युइनली हर्ट नहीं करना चाहता। स्टिल अगर आप में से कोई ऑफेंड होता है तो उसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोल देता हूं, सॉरी। पर आप मेरे मैसेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। कई सारे मुस्लिम्स अल अक्सा मॉस्क को अपना इसीलिए समझते हैं क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद एक दिन ओवरनाइट जर्नी कर अल अक्सा मॉस्क जेरूशलम में आए, वहां से वो हेवन गए। इसी वजह से इस प्लेस को काफी ज्यादा सीक्रेट माना जाता है, और यह भी बोला जाता है कि ये सेकंड मस्जिद थी। पर कुरान के 17 चैप्टर की पहली आयत में यह लिखा है कि प्रॉफिट गैब्रियल के साथ एक ओवरनाइट जर्नी पर जाते हैं अल अक्सा मॉस्क में, और फिर वहां से वो अल्लाह के पास जाते हैं।
अब कुरान के हिसाब से ही अल-अक्सा मॉस्क का मतलब है जो सबसे दूर बनी मस्जिद हो। कुरान में कहीं पे भी अल-अक्सा मॉस्क जो जेरूसलम वाली है ये चीज नहीं कही गई, पर आजकल लोग जो जेरूसलम वाली मस्जिद को अल-अक्सा मॉस्क मानते हैं वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि सही बुखारी की एक हदीस में ये लिखा है जिसमें प्रॉफिट बता रहे हैं कि अल-अक्सा मॉस्क 40 साल बाद बनी थी उल हराम मॉस्क के। पर सही बुखारी बुक का टाइमलाइन देखा जाए तो वो प्रॉफिट मोहम्मद के 200 साल मरने के बाद लिखी गई थी। इसलिए जूज और क्रिश्चियन बोलते हैं कि ये क्लेम झूठा है। अभी जो मस्जिद है वो प्रॉफिट मोहम्मद के 40 साल मरने के बाद बनी और हदीस की बातें प्रॉफिट मोहम्मद के सहाबा की बातें थी जो 200 साल तक कम्युनिकेट होती हुई फिर किताब में लिखी गई। इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद किसी दूसरी अल-अक्सा मॉस्क में गए होंगे ना कि जेरूसलम में। और कुरान में ये कहीं भी नहीं लिखा कि हदीस की बातों को 100% सच मानो। अब कई लोग ये भी बोलते हैं जैसे कि जाकिर नाइक जी, But the first person who built was either Dawud alayhi salam. The first person who built was either Adam alayhi salam or one of his sons, and then it was rebuilt by Solomon alayhi salam. And you know history later on. अब कई लोग अगर जानते हो तो ये प्रॉफिट है ना, ये 1500 साल पहले जिंदा थे। तो इसीलिए पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि अल-अक्सा मॉस्क 40 साल बाद बनी जैसा कि हदीस में लिखा है या फिर 1500 साल पहले सुलेमान जी ने बनाई या फिर आदम जी ने बनाई, जिसने भी। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई ये मॉस्क 1500 साल पहले बनी थी जो रोमन्स ने आके तोड़ दी, तो फिर इस मॉस्क को सेकंड मॉस्क क्यों कहा जाता है, फर्स्ट मॉस्क क्यों नहीं कहते? सेकंड मॉस्क उस हिसाब से मैका वाली होनी चाहिए, है ना। पर मेन बात ये आती है कि ये जो सारे प्रॉफिट थे ना ये जूस के प्रॉफिट थे और जूस का एक क्राइटेरिया है प्रॉफिट्स को प्रॉफिट मानने का, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से जूइश लोग प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं मानते। अब कई मुस्लिम्स ये बोलते हैं कि यार ये कोई जूस के स्पेसिफिकली प्रॉफिट नहीं थे, ये अल्लाह के भेजे हुए ही प्रॉफिट थे जैसे मोहम्मद हैं। और जो जूइश लोग मोहम्मद जी को प्रॉफिट नहीं मानते वो इसलिए क्योंकि टोरा जो कि जूइश लोगों की बुक है वो करप्ट कर दी है जूइश लोगों ने खुद। उसी वजह से उसमें मोहम्मद का ही नाम नहीं दिखता। ये नहीं बताया जाता कि अरब में कोई प्रॉफिट आएगा जो कोई भी मिरेकल नहीं कर पाएगा। अब अगर ऐसा है कि टोरा जूइश लोगों ने करप्ट कर दी थी, उसे बदल दिया था, तो उस हिसाब से कुरान भी टोरा से ही आया है, तो उस वजह से कुरान भी करप्टेड है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ना जाकिर नाइक जी बहुत अच्छे से देते हैं कि कौन करप्टेड है और कौन नहीं। So as far as the Muslims are concerned, we consider the Quran to be a Furqan, the criteria to judge right from wrong. So if whatever is mentioned in the Bible, it matches with the Quran or matches with the Islamic Sharia or the Sahih Hadith, we say we have no problem in accepting this portion of the Bible as to be the word of God. Those portions in the Bible which go against the Quran or against the information which is mentioned in the Sahih Hadith, we say that this portion is surely wrong. We do not agree this can be the word of God. This is a interpolation. This is a fabrication. This is a corruption. मतलब चेरी पिकिंग कर आप अपने रिलीजन को सही मान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। कई सारे रिलीजन यही चीज करते हैं। आप 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में मानते हो और उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत वहां आती है कि जब कुछ लोग मान्यता को इतना ज्यादा सीरियसली लेकर इस आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते हैं कि आप अपनी मान्यता को बचाने के लिए अगर मर भी जाओ ना तो ये आपका बहुत बड़ा ऑनर है। That those people who are in Palestine, I would like to congratulate them that they are doing Fard Kifaya. They are doing Fard Kifaya on behalf of the whole Ummah. I would like to congratulate them. I would like to pray for them, and inshallah, Allah will grant them Jannat al-Firdaus. So these people won in the dunya by not giving up, and of course in the akhirah by being shuhada. What is the goal? The goal is, listen carefully please, because many people, oh, what kind of victory is talking about, Sheikh? The people died. Wallahi, every true Muslim would love to have such a death. The bottom line, it's all about what's in here. It's not about the bodies.
यही चीज गाजन्स के लिए हमास के एक ऑफिशियल ने भी बोली थी। المصرية لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل وأن نحارب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين، معلش بدي أقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء ونفخر أن نقدم شهداء. मतलब आइडिया कुछ ये है कि ये लोग मानते हैं कि लोग गर्व करें अपनी मौत पर और ये माइंडलेस और विनलेस फाइट चलती रहे। एक बच्चा वहां पैदा होता है जहां उसके माँ बाप उसकी लाइफ के रिस्क को खत्म करने के डाउट में हैं। वो इतने ब्लाइंड हो चुके हैं कि वो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ही नहीं ले सकते। आप समझ पा रहे हो कि आइडियोलॉजी कितनी ज्यादा खराब है। यहां पर पता है, मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एक एनिमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उससे माइंडलेस फाइट नहीं लड़ी जाती। आप खुद ही पिटते हो काफी ज्यादा, और जब आप वायलेंस कर रहे हो ना, तो आप उससे मर्सी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर किंग इसके बारे में ये चीज बोलते हैं, Non-violent resistance is a most potent weapon available to oppressed people in their struggle for freedom and justice. The aftermath of violence is bitterness, and you've got to spend another 100 years getting rid of the bitterness created as a result of the violent revolution. इसलिए जब भी हमास ट्रिगर होकर रॉकेट मारती है ना, तो उतने ही कम चांसेस हो जाते हैं फ्री पैलेस्टाइन के, क्योंकि इजराइल को मौका मिल जाता है अपनी मनमानी करने का। वो लोग जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं कि भाई हमारे तो इतने लोग मरे। इसलिए हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जैसे अरब कंट्रीज की वो कौरवों वाली जिद है ना कि हम तुमको एक सुई जितनी जगह भी नहीं देंगे अरब में, वैसे ही इजराइलियों की भी जिद है, हम रहेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। और इसी सिमिलर मेंटालिटी की वजह से रैशनल थिंकिंग ये कहती है कि अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और मिलिटरीली कौन स्ट्रांग है? इजराइल। इसलिए जरूरी ये है कि ऑप्रेस्ड ही समझ जाए कि हमें दिमाग से खेलना है और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करे। कई लोग बोलते हैं कि यार एक बार पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न के नाम से, ये उस पीसफुल प्रोटेस्ट की पीसफुल इमेज है। आप देख के बताइए कि ये कितनी ज्यादा पीसफुल है। दूसरी तरफ अगर आप इंडियन लीडर्स को देखोगे, 1857 के बाद से रेजिस्टेंस हमेशा नॉन वॉयलेंट रहा। पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, और जिन्होंने एक बार वॉयलेंट रेजिस्टेंस किया उन्होंने भी अगली बार सरेंडर कर दिया। नहीं तो ये वॉर 100 साल और चलती रहेगी। बस वेपन मैन्युफैक्चरर का फायदा होगा या फिर ऐसे बिचौलियों का।